हरपाल सिंह राणा मानवता के प्रतीक तो हैं ही, पर समाज के साथ साथ प्रकृति प्रेमी और अपने पूर्वजों की धरोहर का भी बड़ी ही खूबी के साथ देखभाल करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। मैं पूर्ण रूप से प्रकृति के बीच में, प्रकृति के द्वारा जो रहन सहन है उसमें रहने का प्रयास करता हूं। हालांकि आज के टाइम में पूर्ण रूप से रहना संभव नहीं है, बहुत से आधुनिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लगभग 20 प्रकार की चिड़ियाँ, कबूतर
आप ये जो भी मोर बार बार बोल रहे हैं ये यहीं पे बैठे हुए हैं ऊपर। इतने पक्षी आते हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे तो मोर बैठा हुआ है अभी, इन्हीं के ऊपर मोर बैठे हुए हैं, यहीं पे रहते हैं ये मोर। क्योंकि दिल्ली के आसपास चारों तरफ इतने मकान बन गए हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते थे वहाँ पर सब मकान बन गए हैं। तो ये पक्षी कहीं तो इनको ठिकाना चाहिए। तो मैं बहुत वर्षों से ये प्रयास करता था, दाना पानी रखता था, और बहुत वर्षों से ही ये मोर यहाँ पर रह रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मनी प्लांट है, ये ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा छोड़ता है ऐसा कहते हैं, पूरी अधिकतर मनी प्लांट है। इसमें ये अंगूर की बेल है। अब ये अंगूर जो हैं जितने भी पकते हैं, ये सारे अंगूर लगे हुए हैं, जितने भी पकते हैं यहाँ के पक्षी खाते हैं। यहाँ पे पक्षी, चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया ऐसी हैं जो कहते हैं विदेशी चिड़िया हैं ये, लेकिन अब तो हमारे देश की हो रही है। बहुत छोटी छोटी चिड़िया दुकानों पे जो मिलती हैं वो यहाँ पे आती हैं। कल ही एक चिड़िया के यहाँ पे चिड़िया प्रजनन करती है, अंडे देती है। ये घोंसला दिखाऊंगा मैं, ये घोंसला है, एक घोंसला। दूसरा कल उधर था, इसमें बच्चे दिए थे, इसमें तो पहले बच्चे दिए गए। कल कुछ बच्चे हमारे यहाँ से विदा हुए हैं। विदा होने का शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। उनको ये ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन वो उड़ने के लिए तैयार हों उस दिन उनको किसी तरह की परेशानी ना आए, क्योंकि उनको जब उड़ते हैं पूर्ण तरह से वो उड़ नहीं पाते हैं, कहीं नीचे गिर जाते हैं, कहीं दीवार पे बैठ जाते हैं, तो बिल्ली कुत्ता उनको नुकसान पहुंचा सकता है, कई बार मार भी देता है। तो जिस दिन बच्चे उड़ने के लिए तैयार होते हैं, उड़ने के लिए पूर्ण होते हैं, उनकी पर पूरी निकल जाती हैं, तो मैं उनको ध्यान रखता हूँ कि कल ही एक बच्चे ऐसे विदा किए, मैंने ये कह सकता हूँ मैं। तो मेरा ये कहना है कि हमने पूरा ध्यान रखा, उन बच्चों को ऊपर तक अपने आप गए। वो करीबन 2 घंटे मैंने लगाए, जब तक वो उड़ते रहे, गिरते रहे, फिर उस डाली पे बैठे। तो यहाँ पर ये सारा कार्य करते हैं। जैसे अगर हम फलों की बात करें, ये मिर्च का पेड़ है, ये पपीते का पेड़ है, आगे गिलोय का पेड़ है, ये रात की रानी का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है। यहाँ पर 40-50 प्रकार के पेड़, मोतिया का पेड़ है। परली तरफ अगर आप देखेंगे तो तुलसा का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, फूल के कई तरह के पेड़ हैं। तो 40-50 प्रकार के पौधे, पेड़, वृक्ष यहाँ पर हैं, छोटे बड़े। और मैं दिखाना चाहूँगा कई सब्जियाँ यहाँ पे हम अपने यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। ये मोर बोल रहा है। यहाँ पर धनिया था यहाँ पर, वो अब ख़त्म हो गया बारिश की वजह से। यहाँ पर इधर मैं अगर ये दिखाऊं, कई ऐसे वो हैं। ये जैसे मरवा एक जगह वो है, ये मरवे की चटनी बहुत अच्छी बनती है। ये मरवा है, ये गुलाब है, ये पुदीना है। ये पुदीना 12 मास रहता है, हर समय रहता है। अब थोड़ा सूख गया है, गर्मी काफ़ी पड़ी तो ये थोड़ा सा सूख गया, लेकिन ये हमारे पास सर्दियों में भी ख़त्म नहीं होता है। तुलसा है ये सारी, ये जो है सभी तुलसाएँ हैं। और वो हार श्रृंगार है, सदाबहार, वो सदाबहार है। एक हार श्रृंगार भी कोई पेड़ होता है, वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन कई ऐसे पेड़ हैं जो गर्मी में, जो अब की बार सर्दी में करीबन 20 प्रकार के पेड़ सूख गए अधिक सर्दी पड़ने के कारण से। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक पर्यावरण के बीच में रहा जाए, प्रकृति के बीच में रहा जाए, और अधिक से अधिक पर्यावरण का पालन किया जाए, उसमें रहा जाए। आप देखिए मोर बैठे हुए हैं, ये उस पे भी बैठा है, इधर भी। और सुबह तो ये 10-20 संख्या भी होती है अलग अलग समय पे। और मोर की सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय पे एक स्थान पर एक ही मोर रहता है, जो परों वाला मोर मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी जो नर होता है, दूसरे मोर को नहीं आने देता है। तो इन्होंने भी अपनी अपनी जगह ऊपर, अलग अलग इनकी जगह हैं। एक मोर इस जगह पे आता है, दूसरा दूसरी जगह पे, तीसरा तीसरी जगह पे। तो इन्होंने भी अपनी जगह वो की हुई है। ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की जगह है, ये मोरों के लिए अलग अलग है। जहाँ वो झंडे लगे हुए हैं उनसे नीचे एक मोर ने अपनी जगह कब्जा कर रखी है, वो दूसरे को नहीं आने देता। दूसरे मोर की दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 4-5 ऐसी जगह हैं जो मोरों ने अपने लिए अलग अलग अपने कब्जा कर रखे हैं, और वो मोर दूसरे मोर को उस स्थान पर नहीं आने देता। इसलिए कई जगह दाना पानी रखना पड़ता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये दाना पानी रखने की जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। राणा जी, कादीपुर गांव है ये आपका, पुश्तैनी गांव है,
और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसी गांव में रह रहे हो, तो ये हवेली आपकी कितनी पुरानी है और इस हवेली के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपको अपने पूर्वजों की याद दिलाती है? हम जो है 1600 ईस्वी के आसपास गांव कादीपुर में आए खेड़ा कलां से। उस वक्त ये दो हवेली बनी। एक हवेली को 200 वर्ष से अधिक हो गए हैं और ये हवेली जो है 50-60 वर्ष उसके बाद में बनी है। ये हवेली आज दिल्ली में ऐसी बहुत कम हवेलियां बची हैं। पहले बहुत होती थी, लेकिन लोगों ने इसको तोड़कर नए मकान बना लिए हैं और अब मेरी जानकारी में आसपास में शायद ही कोई ऐसी हवेली नहीं है। जहाँ तक इसकी खासियत की बात है कि हम ये बात करें कि ये जो इसकी एक तो छत आप देखेंगे 15 फुट से भी ऊंची है। यहाँ पर दूसरी बात है ये सब लकड़ी की है, इसमें गर्मी नहीं लगती है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बिना पंखे के भी हम यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जहाँ तक बात है सामने खाली स्थान की, चौक की, ये लगभग 70-80 गज का होगा। मतलब आपको बिल्कुल सीधी हवा नीचे मिलती है। आज के टाइम में जो प्रदूषण हो रहा है, जो बीमारी फैल रही हैं, उनका एक मुख्य कारण है कि व्यक्ति को साफ हवा नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पे जो गांव है उसमें अभी भी साफ हवा है और यहाँ पर भी चौक में बैठ के जब हवेली बनी उस वक्त बिल्कुल साफ हवा आती होगी। चारों तरफ से ये बरामदे हैं, यहाँ पे आदमी खुले में बैठ सकता है, इनके साथ अंदर कमरे हैं। तो ये एक सामूहिक परिवार होता था, सामूहिक परिवार रहता था और उसमें हर एक तरह के जो समस्याएं थी उनका आपस में चर्चा करके, आपस में विचार विमर्श करके उनका समाधान भी यही निकल जाया करता था। बड़ा परिवार एक साथ रहता था, उसके ये फ़ायदे होते थे। अब जो है सब परिवार अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी बुजुर्ग के पास कोई व्यक्ति बैठता नहीं है, बच्चे बैठते नहीं हैं, तो उनका अनेक ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं जो अपने घर से, अपने परिवार से, बुजुर्गों से इनका समाधान हो सकता है। ये हवेलियाँ जो हैं हमारी धरोहर है, हमारी जो पूर्वजों उनकी धरोहर है हवेलियाँ। इन हवेलियों से कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि साफ घर में, ऊंचे घर में, स्वस्थ घर में रहने से जीवन जो लंबा चलता था। आजकल के जो घर हैं 10 फुट की लेंटर होते हैं, छोटे घर में 25 घर 50 घर के घर होते हैं, फैमिलियाँ बड़ी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है तालमेल नहीं बैठता, इस कारण आज बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। पहले बड़े अच्छा परिवार रहता था, साफ और सुंदर परिवार होता था और स्वस्थ परिवार होता था। बिल्कुल यही जो मैंने पहले कहा वो यही बात है कि छोटे घर में साफ हवा नहीं आ पाती है। परिवार साथ ना रहने से जो एक दूसरे से समस्या का समाधान हो सकता था, चर्चा करके पहले पूरे परिवार एक साथ बैठते थे, किसी की कोई समस्या होती थी, किसी के सामने कोई परेशानी होती थी तो वो एक दूसरे से चर्चा करता था। तो जो बुजुर्ग होते थे वो अपने अनुभव के आधार पर, अपना जो उनका तजर्बा होता है उसके आधार पर वह उन समस्याओं का, आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तो वहीं हो जाया करता था। वहीं उनका प्रयास होता था कि कोई भी समस्या हो तो परिवार में बैठ के ही निकल लिया जाता था। राणा जी, कभी खाली समय होता है तो आप इस हवेली में आते हैं तो क्या यादें आती हैं, मतलब बैठते क्या सोचते हैं हवेली में आते? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दो हवेली हैं। दो हवेली में लगभग 400 साल से ज़्यादा का हमारे परिवारों का यहाँ रहते हुए हो गया। ये दो हवेली में मैं एक ऐसा अकेला व्यक्ति हूँ जो दोनों हवेलियों में रहा हूँ। मेरा जन्म दूसरी हवेली में हुआ है, जब फिर उसके बाद हम बाहर चले गए, फिर उसके बाद हम इस हवेली में भी रहे हैं। जहाँ मैं अभी बैठा हूँ मैं कई वर्ष इस हवेली में भी रहा हूँ। तो पूरे कादीपुर में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इन दोनों हवेलियों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। देखिए, ये पूर्वजों की जो एक धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों की इतिहास है, जो उनके कार्य थे, जो वो याद आते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए। आपको मैं जानकारी दूं कि हमारे जो पूर्वज थे एक अच्छे सामाजिक दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी अनेक बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं। आपको मैं बताऊं कि 1912 में रोहतक में एक विद्यालय खुला था जो आज यूनिवर्सिटी है। वो बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, विद्यालय आज भी है वो। उस विद्यालय में 1912 में
एक 5100 रुपये दान दे के मेरे दादाजी ने खुलवाया था। 5100 रुपये आज के अगर सोने से हम नापें और या ज़मीन के मूल्य से देखें, उस वक्त की ज़मीन का मूल्य और आज का अगर निकालें तो सैकड़ों करोड़ रुपए है वो बनता है। तो उस वक्त शिक्षा का बहुत अभाव था। इसी प्रकार से खेड़ा कला में विद्यालय है, उसमें भी मेरे दादाजी का बड़ा योगदान रहा और बहुत से साथी, ये सब काम बहुत से व्यक्तियों के द्वारा मिलके किए जाते थे। एक कोई व्यक्ति बड़ा दान दे देता था, दूसरा व्यक्ति कोई समाज में घूम के महीनों लगा के दान इकट्ठा करके लेके आता था। तो उन दोनों का महत्व, भले ही पैसा देने वाले ने ज़्यादा पैसा दिया हो, लेकिन जो श्रम करने वाला था, जो महीनों महीनों गांव में घूम के पैसा इकट्ठा करता था, उसका भी श्रम कम नहीं था, उसका भी योगदान कम नहीं था। और ये सब इसी तरीके से उस वक्त विद्यालय, खेड़ागढ़ी का विद्यालय भी बना हो, चाहे रोहतक का बना हो, चाहे और भी कोई काम हुए हों, वो इसी प्रकार से मिलजुल के होते थे। अच्छा, अगर मजबूती की बात की जाए, ये हवेली आपने कहा 150 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी हवेलियाँ हैं आप? नहीं, 200 से ज़्यादा, 200 से लगभग, थोड़े से ज़्यादा। तो अगर मजबूती की बात की जाए, आजकल के जो मकान हैं, जो हवेलियाँ पुरानी हैं 200-300 साल वाले, तो क्या मटेरियल लगता था? मजबूती का क्या कारण है? देखिए, ये इसमें जो आज सीमेंट वगैरह लगती है ना, ये नहीं लगता था। उस वक्त उसमें चूना लगता था। जो एक चूना आज हम कई पान में खाया जाता है या कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस चूने को पीसा जाता था। ऐसा एक यहाँ पे कोल्हू होता था, हमने तो नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है कि ये हवेली बनी, ये सब इसका जो पत्थर आया वो राजस्थान से आया है। और इसका बड़े से बड़ा पत्थर जितना भी ये देख रहे हैं, तो 6-6 फुट के, तो 100 से अधिक जो पत्थर हैं वो 6 फीट के लगे हुए हैं, 8-8 फीट के लगे हुए हैं। तो ये सब उस वक्त जयपुर से आया है, राजस्थान से आया, कुछ धौलपुर से आया है। तो कितनी मेहनत करके बैलगाड़ियों में ये पत्थर वहाँ से आए हैं और फिर उनकी पिसाई होती थी, फिर उनका चूने में मिलाई होती थी। ये जितनी भी दीवारें हैं ये सब चूने से बनी हुई हैं। और चूना अपने आप में जो हम शरीर के लिए भी कितना लाभदायक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये चूने से बनी हुई है, इसके अनेकों फ़ायदे ये हैं कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलती। आज के सीमेंट में जो किसी प्रकार का जो कोरोना का संक्रमण हो जाता है, ये हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का इस तरह का नहीं होता है। ये जो हवेली है आपके पूर्वजों की हवेली है, इस हवेली की अगर बात की जाए, काफ़ी पुरानी हवेली है, और आज जिस घर में आप रहते हो, तो क्या फ़र्क देखते हैं? जैसा कि ये एक बहुत पुरानी हवेली है, तो इसकी जो छतें हैं बहुत ऊंची हैं और बाहर आपका घूमने के लिए बरामदा बहुत बड़ा है, जिससे हमें ये प्योरीफाइड एयर मिलती है। हमारा जो आसपास पॉल्यूशन है उसकी बहुत कम रहती है, हमें साफ़ हवा मिलती है। साफ़ हवा मिलने से हमारे जो शरीर में बीमारियाँ आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसा कि यहाँ मैं अपने बचपन में रहा था, तो आसपास के सब बच्चे हम साथ बैठ के खेलते थे, खाते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। कुछ भी समस्या आए, कुछ भी आए तो बड़ों से उस पर सलाह लेते थे, जो कि आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी हैं। जॉइंट फैमिलियाँ आराम से सेग्रीगेट होती जा रही हैं और उनकी जो संख्या है बहुत कम हो चुकी है। कारण क्या है इसका? सबका अलग अलग परसेप्शन है, सबके अलग रिक्वायरमेंट्स है। बहुत सारे लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर गए हैं क्योंकि शहर में जॉब्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के कंपैरिजन में, तो वो लोग प्रेफर करते हैं वहाँ रहना। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य को छोड़ के वो फैसिलिटी जो आज की, हाँ, उसके की बात की जाए और इनकम की बात की जाए, या आपको और भी जो चीज़ें उनके लिए हेल्थ प्राइमरी फैक्टर नहीं है, उनके लिए फर्स्ट प्राइमरी नीड कह लो या फैक्टर वो और चीज़ें हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, इसलिए वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। यही कारण है बीमारियों का कि भाई लोग स्वास्थ्य को छोड़कर जो दूसरी चीज़ें, या हम कहें भाई बाहर के देशों में जो चीज़ें आ रही हैं, आधुनिक चीज़ें हैं, उनकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ, अगर आप देखे जाए तो हेल्थ की जो हमारी बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ का एंजॉय या काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ ही हमारी ठीक नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन लोगों की प्रायोरिटी अब हेल्थ की बजाय इनकम, पैसा, स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें वो हो गई हैं। अगर वो वापस आए अपनी हेल्थ की तरफ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, परिवार में जो प्यार कम होता जा रहा है, ये भी मेन कारण है। जैसे आपने कहा हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठ के अच्छी बातें बताते थे, वो कहीं ना कहीं दूर हो गया, क्योंकि अब शहर में या बाहर सिटीज़ में सब न्यूक्लियर फैमिली है, तो पीपल डोंट नो ईच अदर। तो उनके लिए वो उनके अंकल हैं या फिर उनके रिलेटिव नहीं है, वो उनके जानने वाले हैं।
और जैसे कि अगर आप गाँव में बात करें तो जॉइंट फैमिली में सब हमारे चाचा ताऊ गया हमारे दादा होते थे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। तो कहीं ऐसा भी है कि भाई आज की जो यंग फैमिली है वो इंटरफेयर नहीं चाहती पुराने अपने बुजुर्ग। थोड़ा बहुत चेंज ऑफ परसेप्शन कह लो या इवोल्यूशन आ रहा है, सब लोग अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंसी होनी भी चाहिए, लेकिन दोनों का एक मिक्स जो होता है, मिक्स फॉर्म, हाइब्रिड फॉर्म जिसे कहते हैं, आप अपनी पुरानी रूट्स को भी पकड़े रहिए और थोड़ी थोड़ा इवॉल्व भी होते रहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता भी हमारे जो बड़े बूढ़े पहले हमारे परिवार में बैठ के हमें बातें बताते थे, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता था जो अब हम महरूम रह जाते हैं उन चीज़ों से? बिल्कुल, जो चीज़ पहले एक आदमी ने एक्सपीरियंस कर रखी है अपनी लाइफ में, वो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उससे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता है। जबकि अगर ऐसा कोई नहीं हो तो हम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उस चीज़ को समझेंगे। ये कुआँ लगभग 200 साल पुराना है और हमारे पूर्वज इसी कुआँ का इस्तेमाल करते थे। इस कुएँ का अगर आप देखें तो इसमें उस टाइम पे जो घर में सारे पर्पसेस के लिए इस कुएँ का इस्तेमाल किया जाता था, कुएँ के पानी का। और यही एक कारण रहा हो यही एक कारण था जिस कारण से हम या हमारे पूर्वज बीमार नहीं होते थे, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर है और ये एक बहुत ही प्योर सोर्स ऑफ वाटर है। आजकल जैसे कि हर एक घर में ट्रेंड चला हुआ है कि आप आरओ का पानी पीजिए, जिससे कि आप क्लेम करते हैं कि बहुत हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन आरओ का पानी इतना हेल्दी नहीं होता जितना कि हमारा ग्राउंड वाटर उस टाइम पे होता था।